हेलो फ्रेंड्स। तो सेकंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक है 15 नंबर विद्यालय अनुभव इंटर्नशिप कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्य पाठ्य विषय व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आकलन। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 15 और 16 इस वीडियो में। बाकी आपके 4 चैप्टर बचेंगे केवल 2 वीडियोस के लिए। और देखिए फर्स्ट पेपर में मैंने कुछ टॉपिक मैंने पहले ही कहा था कि पेपर जो है वो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो हमने कहा भी था 2 दिन पहले वो वीडियो बनाई थी, है ना। और ये कहा था कि आपका फर्स्ट पेपर शायद पोस्टपोन हो जाए, मतलब आगे बढ़ जाए। और वो क्या हुआ, 6 से 16 पहुंच गया। और इसीलिए मैंने 2 क्लास के मतलब टॉपिक 5-6 टॉपिक बचे थे जो 2 क्लास में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसमें आपका लास्ट में जो मतलब अगर बीच में नहीं हो पाता है ना, क्योंकि और पेपर भी थे, इनको कराने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि वो पेपर अगर पोस्टपोन हो तो ताकि मैं उसमें करा दूं आपके, है ना। और पेपर देखिए बढ़ भी गया, मैंने जो अनुमान लगाया था वो एकदम सत्य हुआ। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। चलिए फिलहाल हम बढ़ेंगे। चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। और सीटेट को लेकर मैंने आपको बताया था कि आप सीटेट देंगे अगली बार तो सतर्क हो जाइए, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और कुछ यहाँ पर पैटर्न चेंज भी होगा। तो चलिए, जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, कैद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, इंटर्न शब्द। तो इंटर्न देखिए यहाँ पर अब ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करिए कि अगर नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवक, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, है ना, एक प्रशिक्षक हैं, मतलब प्रशिक्षु के रूप में अभी हैं और बीएड फाइनल होने जा रहा है, फिलहाल कर रहे हैं अभी, है ना। तो एक प्रशिक्षु के रूप में और नया व्यवसाय और नौकरी कहीं ना कहीं आप लोग आरंभ समझ लीजिए करने ही जा रहे हैं, क्योंकि आप बीएड कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये जो है इंटर्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो किसी अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उसके भविष्य निर्माण में सहायक होती है। मतलब किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उसके भविष्य के निर्माण में सहायक होती है। तो इंटर्नशिप में सीखी गई, ठीक है, इंटर्नशिप में सीखी गई मूलभूत सामग्री जो होती है भविष्य के निर्माण में काफ़ी सहायक होती है। क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय नौकरी करने से पहले कोई भी व्यक्ति पहले वो किताबों में चीज़ें पढ़ता है। जैसे अभी आप बीएड मान लीजिए, एग्जाम्पल बीएड कर रहे हैं तो अभी आप केवल और केवल किताबों से सीख रहे हैं, अभी आपके व्यवहार में वो चीज़ नहीं है। मान लीजिए आप एक स्कूल में जाने पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो भी पढ़ाने, तो वो चीज़ आपके व्यवहार में धीरे धीरे आएगी, है ना। तो जो आपने सीखा, है ना, तो जो ये चीज़ सीखा तो वो आपके इंटर्नशिप के दौरान सीखा, वो क्या आएगी भविष्य में आपके काम आने वाली है। तो ये चीज़ होता है। तो इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवगंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, है ना। इंटर्नशिप मेन वर्ड यहाँ पर उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है। इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवगंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। तो किसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है, व्यावसायिक के लिए, ठीक है। तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक हो सकती है। तो जो इंटर्नशिप की अवधि है वो कितनी हो सकती है, 6 माह की हो सकती है। मतलब एक कार्य जब शुरू किया जाता है ना, तो शुरुआत में जो चीज़ें सीखी जाती हैं, कोई व्यवसाय सीखना, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं। जो कॉलेज में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं तो वास्तविक कार्य का अनुभव में देने में होती हैं, क्या होती हैं, अक्षम होती हैं। अभी हमने बताया जो वास्तविक जीवन होता है, व्यावहारिक जीवन मतलब जो हम करते हैं, तो पाठ्य पुस्तकों में जो हम पढ़ते हैं वो चीज़ यहाँ पर अनुभव क्या है, कॉलेज में जो पढ़ाई गई पुस्तकें हैं वास्तविक कार्य अनुभव देने में अक्षम होती हैं। मतलब वो सक्षम का अपोजिट होता है अक्षम। अगर वो सक्षम होती तो सक्षम यहाँ पर ऑप्शन होता, फिलहाल वो अक्षम है और जो इंटर्नशिप है बाद में वही काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? इंटर्नशिप के द्वारा। छात्रों को क्षेत्र संबंधी जो गृह कार्य होते हैं, है ना, और पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को इंटर्नशिप के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अब आप बीएड से जुड़े हुए हैं तो इंटर्नशिप जानते होंगे ना, क्लियर, बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है? तो सहकर्मी के कार्य जो होते हैं इसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, किसमें सीखे। देखिए मेरी कई सारी वीडियो उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्टिव भी, तो आप प्लेलिस्ट में सबसे अच्छा तरीका है प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो देख लीजिए। जब ये इजी नोट्स आए थे उससे पहले हम डिस्क्रिप्टिव करा रहे थे और उससे क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। फिलहाल वो मैं पूरा नहीं करा पाया। 3 पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस तीनों पेपर के स्टार्टिंग के लगभग नहीं, मतलब पूरे नहीं कह रहा हूँ, लगभग 2-2 यूनिट कराई थी, है ना। उसके बाद इजी नोट्स मैंने कराए हैं। अगर टाइम बचता है तो बाद में डिस्क्रिप्टिव भी करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए कि क्या ठीक लग रहा है, क्या कराना चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता है। तो देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसमें सीखे गए सिद्धांत के व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है? मतलब किस चीज़ में जो है सीखे गए सिद्धांत जो होते हैं उनको व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है? तो किस में मिलता है? यहाँ पर देखिए, खेल में मिलता है या कार्य में मिलता है या घर में मिलता है ना। तो यहाँ पर जो सीखे गए सिद्धांत हैं, ठीक, उनको व्यवहार में अगर लाना है तो लागू करने का अवसर मिलता है कक्षा में। फिलहाल यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है इजी नोट्स में वो कक्षा में दिया गया है, ठीक। लेकिन सीखे गए जो सिद्धांत हैं अगर आप इनको व्यवहार में लागू करने का अवसर अगर मिलने की बात करें तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। कक्षा में तो हम सिद्धांतों को सीखते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग रूट पे चला गया। ये आप लोगों के लिए बात हो रही है, शिक्षकों के, मतलब हम लोगों शिक्षकों के लिए बात हो रही है कि सीखे गए जो सिद्धांत हैं, ठीक, जो आपने बुक में पढ़ा उन्हें लागू करने का। थोड़ा क्वेश्चन समझिए, या टीचर्स के ऊपर बनाया गया क्वेश्चन है। भाई पहले से बीएड में क्या पढ़ाया जाता है? यही चीज़ कि कैसे मतलब बच्चों को हैंडल करना है, क्या व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ लागू करेंगे? भाई एक शिक्षक कहाँ लागू करेगा? कक्षा में ही तो लागू करेगा, वही तो पढ़ाया जाता है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है ना। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग था इसलिए थोड़ा सा मैं भ्रमित हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर है, व्यवसाय का पहला चरण है। तो व्यवसाय का पहला चरण क्या होता है? इंटर्नशिप होता है। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, किसकी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है? किसकी राह में? तो राह पूछ रहा है ना, तो किसकी राह में होगा? व्यवसाय की राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देती है? जो इंटर्नशिप है वो स्वर्णिम अवसर किसका देती है? सीखने और समझने के लिए, ठीक है। तो ये सीखने और समझने के लिए एक स्वर्णिम अवसर देती है और जो बहुत ही जरूरी होती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, छात्र इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है। तो जो छात्र है वो इंटर्नशिप के दौरान क्या तैयार करता है? वो करता है साप्ताहिक डायरी को तैयार करता है। डायरी में छात्र क्या लिखता है? तो डायरी में छात्र क्या लिखता है? प्राप्त अनुभवों को लिखता है या दूरदृष्टियों का लेखा जोखा या दोनों को, या नियुक्त की तारीख को। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों लिखे जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, छात्र नियमित रूप से किसको ईमेल भेजते रहते हैं?
तो छात्र जो होते हैं नियमित रूप से किसको, प्राचार्य को ईमेल भेजेंगे या मित्रों को या पर्यवेक्षकों को या डॉक्टरों को, तो यहाँ पर पर्यवेक्षकों को ईमेल भेजते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, इंटर्नशिप की समाप्ति पर, जब आपकी इंटर्नशिप समाप्ति हो जाती है तो कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है, तो कैसा, प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला या विचार विमर्श वाला या आवश्यकता वाला या सोच समझ का। तो आपको पता होगा प्रशिक्षण पर जिसमें आपने कार्य किया है तो उस कार्यस्थल का विवरण वाला होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 17 नंबर है, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं हैं। जो शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है कौन सी, ठीक है। सामूहिक परेड तो शारीरिक विकास में ही आती है ना भाई, शारीरिक विकास जो शरीर से संबंधित है, और सामूहिक ड्रिल भी आती है, सामूहिक चोरी नहीं आती है, तो गलत है, निगेटिव कमेंट है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। साहित्यिक क्रिया है, साहित्यिक क्रिया क्या है, कहानी लेखन है, निबंध लेखन है, या ए बी दोनों है, या पूजा पाठ है। तो साहित्यिक क्रिया में कहानी और निबंध दोनों लेखन आते हैं, तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बनेगा। 19 नंबर प्रश्न है, सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं सैनिक शिक्षा। देखिए साहित्यिक, ये तो इजी है ना क्वेश्चन, साहित्यिक में या शैक्षिक में या शिल्प में, फिलहाल यहाँ पर सैनिक शिक्षा किस में आती है, शारीरिक में आती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है। 3 साहित्यिक हैं, तो कौन सी साहित्यिक है, नाटक है साहित्यिक, स्कूल पत्रिका है, कवितोच्चारण है, लेकिन बागवानी साहित्यिक प्रक्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन पर। विभिन्न विषयों संबंधी परिषदें, जो विभिन्न विषय संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मतलब विभिन्न विषय संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद, ये सब किस में आती हैं, शैक्षिक, साहित्यिक, शारीरिक या मनोरंजन। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो होगा शैक्षिक, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी चीज़ें होती हैं। साहित्यिक में आपको पता ही है, कहानी है ना, नाटक, ये सब चीज़ें। शारीरिक में तो जो शरीर से संबंधित, ये दोनों तो वैसे ही गलत लग रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन। देखिए अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो है ना, थोड़ा लाइक कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को कंप्लीट करने में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आने वाला कौन है, विस्तार भाषण है, मूर्ति कला है, समाचार पत्र या वाचन या साबुन बनाना। तो कला संबंधी कौन होता है, मूर्ति कला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चलिए बनेगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है, फुर्सत की गतिविधि नहीं है। तो फुर्सत की गतिविधि कौन नहीं है, एल्बम तैयार करना या फिर फोटो खींचना, सिक्के इकट्ठे करना या बुनना। तो ये यहाँ पर नहीं है, बाकी सारी फुर्सत की गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट है, पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है। जो पुष्पोत्सव होता है वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये कला संबंधी अंतर्गत आता है। ठीक है, मनोरंजन में तो होगा नहीं, कुश्ती भी नहीं होगा और रंग संबंधी भी नहीं होगा। 25 नंबर प्रश्न है, शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है। तो शिल्प संबंधी जो क्रिया नहीं है भाई, सिलाई है, बुनाई है, टोकरी बनाना, ये सारी क्या है, शिल्प संबंधी हैं। लेकिन डी वाला ऑप्शन जो पिकनिक, ये वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के खिलौने बनाना है। क्या है मिट्टी के खिलौने बनाना, मनोरंजन है, शिल्प है, शैक्षिक है या समाज सेवा। तो ये क्या है, शिल्प है, शिल्पकारी में आता है ना मिट्टी के खिलौने को बनाना। 27 नंबर प्रश्न है, नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है। तो नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया कौन सी है, श्रमदान है, रेड क्रॉस है, बाल सभा है या जिल्द बांधना। तो यहाँ पर बाल सभा जो होती है वो नागरिक शिक्षा से संबंधित होती है। 28 नंबर प्रश्न है, सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है। तो कौन सी गतिविधि है, सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी। प्रभात मतलब समझ रहे हैं, सुबह का। तो समाज सेवा संबंधी गतिविधि है, नागरिक शिक्षा संबंधी गतिविधि है, कला संबंधी है या फिर
शिल्प संबंधी है। तो ये है कौन सी सामूहिक प्रार्थना अगर की जा रही है तो समाज सेवा संबंधी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मॉक संसद किससे संबंधित है? तो जो मॉक संसद होती है वो किससे संबंधित होती है? नागरिक शिक्षा से संबंधित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 30 नंबर है। किसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए? तो किसका मुख्य उद्देश्य है? ये तो आपको पता ही होगा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट बनेगा। यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है 15 नंबर। चलिए टॉपिक नंबर हम 16 देखेंगे, है ना। 16 नंबर टॉपिक है सहभागी समूह व शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन व छात्र द्वारा स्व आकलन। तो चलिए यहाँ पर सहभागी समूह व शिक्षण द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना जरूरी है? मान लीजिए आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, फिलहाल आप एक शिक्षण के व्यवसाय में जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या शिक्षण को व्यवसाय कहा जा सकता है? इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि शिक्षण को आधुनिक काल में एक व्यवसाय ही माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ जो है किसी व्यवसाय है तो दक्षता। अगर किसी में व्यवसाय में अगर आप दक्ष होना चाहते हैं तो उसमें क्या उसके कौशल होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप दक्ष बन सकते हैं। जैसे शिक्षा में जब तक आप शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल आपको नहीं क्लियर होंगे, अच्छे से पता नहीं होंगे, आपके व्यवहार में नहीं होंगे, तब तक आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन सकता या आप एक दक्ष शिक्षक नहीं बन सकते। चलिए दूसरा प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं? जो शिक्षण व्यवसाय है किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं? तो यहाँ पर शिक्षकों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं। ठीक है भाई, इस व्यवहार में तभी तो लाते हैं। शिक्षण जो व्यवसाय होता है वो शिक्षकों के व्यवहार में तो डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना चाहिए? जो प्रभावी अध्यापक हैं, है ना, उनको शिक्षण में अगर दक्षता प्राप्त करने के लिए किससे परिपूर्ण होना चाहिए? कौशलों से, दक्षताओं से या दोनों या सेवाओं से? तो कौशल और दक्षताओं का होना बहुत ज़रूरी होता है प्रभावी अध्यापक में। नेक्स्ट है 4 नंबर, इनमें से कौन अपने कार्यों और क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है? कौन जो है अपने कार्यों और क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है ना? तो कौन समझ सकता है? प्रभावी अध्यापक ही समझ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे। आजकल हमारा उद्देश्य कैसे शिक्षा प्रदान करना है? तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो कैसी? जन शिक्षा। ठीक है, जन शिक्षा मतलब हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, ये आज का जो है उद्देश्य है हमारी शिक्षा का। फिलहाल यहाँ प्रभावी शिक्षा भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जन शिक्षा तो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसको हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब पहले नंबर पर रखेंगे। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो हम यहाँ पर प्रभावी शिक्षा कह सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 6, हमें जिन अध्यापकों की ज़रूरत है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मतलब प्रशासन को जैसे अध्यापकों की ज़रूरत है वो उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सही प्रशिक्षण के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा या दोनों के द्वारा? तो यहाँ पर दोनों विकल्प में करेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण व प्रशिक्षण में दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कौशलों के द्वारा। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ चलेंगे हम। 8 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम है। शिक्षण अधिगम क्या है? परिपूर्ण है, असीमित है, जटिल प्रक्रिया है या फिर सेवा है? तो शिक्षण जो अधिगम जो है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां हैं। तो विभिन्न पाठ का प्रस्तुतिकरण है, श्यामपट्ट पर लिखना है, चित्र फाड़ना तो नहीं होगा ना, तो बी वाला या सी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ए और बी दोनों। 10 नंबर है, अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वास पूर्वक पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वास पूर्वक पढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या कहा गया था, 3 ज्ञान है ना, 3 ज्ञान, तो इसमें से एक वो ज्ञान नहीं है, तीनों ज्ञान की व्याख्या नीचे करी गई है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अच्छी बात है ना, इसी समय आप तीनों ज्ञान के बारे में जान जाएंगे। विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। भाई अगर आपके अंदर विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो क्या बच्चे को ऐसे ही थोड़ी पढ़ा देंगे कुछ ना कुछ, है ना। और छात्रों एवं अधिगम की प्रक्रिया, भाई विषय वस्तु मान लीजिए, अब देखिए क्या होता है, जो बीएड नहीं करते जो लोग, है ना, उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता, ठीक, तो उनको हालांकि विषय वस्तु का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है, और इसकी हेल्प से वो पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, जैसे आप लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं ना, और 1-2 महीने में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो उसमें आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उसमें आपको भाई छात्र एवं अधिगम प्रक्रिया का भी तो ज्ञान है कि छात्रों को किन किन विधियों द्वारा अधिगम कराया जा सकता है। वो एक नॉर्मल टीचर नहीं कर सकता जिसने बीएड नहीं किया, या फिलहाल बीएड करना और पढ़ के करना वो बात अलग है, ठीक है, पढ़ना पढ़ के करना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पास हो जाते हैं, वो तो बस कहने के लिए है। 6 नंबर है, सी नंबर है, शिक्षण कार्यनीतियों का ज्ञान, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना जरूरी है ना, तो ये वाला इनका ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान इसमें जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसरों में से किस रूप में देने की आवश्यकता होती है। तो जो अध्यापकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान है, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस ज्ञान को उपयुक्त अवसरों में किस रूप में देने की आवश्यकता है। तो उपयुक्त अवसरों में व्यवहारिक रूप में देने की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने व्यवहार में ला सकें, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न पर, किससे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बराबर के क्षेत्र की भी जानकारी हो। मतलब किससे, छात्र, निर्देशक, अध्यापक या मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर अध्यापक होगा, अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें जो है अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी होनी जरूरी होती है। 14 नंबर प्रश्न है, विस्तृत ज्ञान रखते हुए प्रशिक्षित अध्यापक, ठीक है, विस्तृत ज्ञान रखते हुए प्रशिक्षित अध्यापक को किन लोगों से सम्मान मिलता है। तो किन लोगों से, अपने सहकर्मियों से, समाज के लोगों से, ए बी दोनों से, या फिर दलालों से। तो दलाल तो वैसे भी गलत है, समाज और अपने सहकर्मियों के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशवरा किया जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें निर्णय लेने की विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं, किससे सलाह मशवरा लिया जाता है, शिक्षकों से वैसे लिया जाता है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बनने का तर्क कोई भी नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक के दृष्टिकोण से रखा गया है क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है, अध्यापक से किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती, राष्ट्रीय राजनीति या फिर भारत का इतिहास, देश का भूगोल या समाज की चोरी। तो ये गलत है, एकदम गलत, इसमें सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। मतलब नहीं चुनना था तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है। एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु एक निवेश प्रदान करती है, ज्ञानवान, प्रबुद्ध या दोनों या नेता। तो नेता तो नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है। तो कैसा दायित्व है, चुनौतीपूर्ण है, सीमित है, असीमित है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बालक को शिक्षा देना एक आसान कार्य नहीं होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। 19 नंबर प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है, मूल्यांकन है या अनदेखी। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे सही लग रहे होंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की सारी कमजोरियाँ, फिलहाल तो सारी कमजोरियाँ हैं ही, लेकिन आप शैक्षिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर किया जाएगा मूल्यांकन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फिलहाल मूल्यांकन आप सोचेंगे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारी हो रही हैं। अगर सारे ऑप्शन में होता तब हम सारे टिक कर देते। फिलहाल जब देखिए एक जो सीट जो आगे सीटेट देने जा रहे हैं ना, सेम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऐसे मतलब इसी तरीके से घुमा फिरा के। देखिए सबसे बड़ी लग गया है, सबसे बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से। ये सारी कमजोरियां हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन सबसे बड़ी को पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी को करेक्ट चुनना होता है। और सीटेट के एग्जाम इसी तरह से होते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आज के तेजी से बदलते युग में किस पर अत्यधिक भार है? किस पर अत्यधिक भार है? शिक्षक, छात्र, युवा या मंत्री? तो शिक्षक पर बहुत अधिक भार है। 21 नंबर है, आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है? तो किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है? शिक्षक, सामाजिकरण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट विकल्प होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट 22 है, पारंपरिक रूप से जिसे प्रभावी माना जाता रहा है आज की परिस्थितियों में वह शायद ही है। तो कौन है वह? प्रासंगिक है, व्यवहारिक है, समस्यात्मक है, निदानात्मक है। तो पारंपरिक रूप से जिसे प्रभावी माना जाता रहा है आज परिस्थितियों में वह शायद प्रासंगिक है। नेक्स्ट है 23, किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है? तो किसका दायित्व शिक्षक पर होता है? विद्यालयों में परिवर्तन का, सुधार का या दोनों का? तो दोनों का यहाँ पर होगा, वेतन वृद्धि में नहीं होता। 24 नंबर है, अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन होता है। आवश्यक व महत्वपूर्ण होता है, असीमित होता है, उल्टे रुझान वाला है, विरोध स्वरूप? तो ये सब गलत है यहाँ पर। दक्षता, जो शिक्षण की दक्षता है या कितना कुशल है, उसका मूल्यांकन आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, असीमित नहीं होता। 25 नंबर है, अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? तो जो अध्यापकों के गुणों को समकक्ष, देखिए क्या होता है, मतलब एक अध्यापक दूसरे के गुणों को आंकता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। समकक्ष अध्यापक मतलब जैसे आप एक अध्यापक हैं और आपके समकक्ष जिसने आपके समकक्ष प्रशिक्षण लिया, तो उसके द्वारा, या आप एक ही जगह पर काम कर रहे हैं दो अध्यापक, तो उनके द्वारा एक दूसरे का जो है आकलन करना, ठीक है, आंकना, क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? ये अर्थ कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो पीयर रेटिंग, मतलब यहाँ पर पीयर रेटिंग है, ठीक। नेक्स्ट है मतलब अपने समकक्ष का मूल्यांकन करना, पीयर रेटिंग। नेक्स्ट है 26, कौन विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है? तो यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कौन होता है, विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं। तो लोक सेवक नहीं होता, छात्र नहीं होता, प्राचार्य नहीं होता, बल्कि सहकर्मी अध्यापक होते हैं, जो साथ काम करने वाले, ठीक है, जो पीयर टीचर्स होते हैं, वो होते हैं समस्याओं से परिचित। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है? विशिष्ट प्रतिपुष्टि कैसा अध्यापक दे सकता है? विषम विषय क्षेत्र का, समान विषय क्षेत्र का, स्थानीय जानकार या सही विषय का ज्ञाता? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन नंबर है वो है समान विषय क्षेत्र का, जो है पूछा है ना, कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है? विषम क्षेत्र का तो नहीं दे सकता है ना, स्थानीय जानकार भी देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विशिष्ट प्रतिपुष्टि मतलब जैसे जो समकक्षी अध्यापक होते हैं, जैसे मान लीजिए आप दो लोग फ्रेंड हैं, अध्यापक हैं, आप एक जगह काम कर रहे हैं और मान लीजिए आप 9th to 12th टीचर बने, आप साइंस वर्ग में हैं, तो क्या आपका जो आकलन क्या एक आर्ट वाला टीचर करेगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसे उतनी उस लेवल की जानकारी नहीं होती, मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज, और आर्ट वाले का आकलन साइंस वाला नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कैसा अध्यापक है जो विषय प्रतिपुष्टि दे सकता है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके विषय की प्रतिपुष्टि कौन दे सकता है? समान विषय क्षेत्र वाला। अगर साइंस में है तो साइंस वाला टीचर देगा आपका, और आर्ट वाला तो आर्ट वाला प्रतिपुष्टि देगा, है ना। तो ये चीज़ हो है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन। ये आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सहकर्मी वाले ना। नेक्स्ट है 28, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का,
किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते? तो मूल्यांकन के अभाव में सहकर्मियों से नहीं सीख पाते, या फिर सेवा के अभाव में, या परीक्षा के अभाव में, या फिर कुशलता के अभाव में। तो मूल्यांकन के अभाव में, अगर मूल्यांकन उनका ना किया जाए तो अपने सहकर्मियों से नहीं सीख पाएंगे। मतलब सहकर्मियों से यहाँ पर मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है अगर सहकर्मियों से सीखना है। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक नंबर 16 भी फिनिश होता है ना। अब टॉपिक नंबर 17, 7 to 20, मेरे हिसाब से 4 टॉपिक बचे हुए हैं, है ना। तो ये 4 टॉपिक अभी मैं आपको, मतलब फर्स्ट पेपर में भी 4-5 टॉपिक छोड़े हैं ये इसलिए कि लास्ट मतलब टाइम बच रहा है तो उसको जल्दी से करा देंगे। फिलहाल अभी थर्ड पेपर में काफ़ी कम, थर्ड और फोर्थ में, शायद थर्ड पेपर में कुछ नहीं कराया है ना। तो उसको पहले करा दें, इसको हम एक दिन में फिलहाल इसके बचे हुए सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। धन्यवाद।